जय हिंद साथियों, राउस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं जय ओझा लेकर के आया हूं एक और शानदार करंट अफेयर की क्लास आप सभी के लिए, जहां हम बात करेंगे केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स की, एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या है आपकी पहली न्यूज। तो दोस्तों, गुजरात ने अनाउंस किया है 1250 करोड़ का सपोर्ट फॉर गर्ल्स एजुकेशन। अभी देखिए, गुजरात ने लास्ट ईयर एक योजना लॉन्च की थी, नमो लक्ष्मी योजना। नमो लक्ष्मी योजना, इसमें क्या बोला गया था कि सर, नाइन्थ क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की जो बालिकाएं हैं उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, बालिकाएं उनकी शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। और कितना? तो 4 साल में तकरीबन 50,000 रुपए दिए जाएंगे। और 4 साल में 50,000 रुपए कैसे दिए जाएंगे? 20,000 दिए जाएंगे नाइन्थ और 10th के अंडर में के दौरान। और आपको 30,000 दिए जाएंगे बच्चों, याद रखिएगा, 11th और 12th के दौरान। ठीक है, यानी कि टोटल मिला के 30, 20, 50,000 रुपए दिए जाएंगे। ये योजना गुजरात ने लास्ट ईयर ही शुरू की थी, ताकि लड़कियां जो है पढ़ाई अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ना रोके, वो अपनी पढ़ाई करती रहे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी। और अभी इसका जो न्यूज आई है वो क्या कहती है कि भाई साहब 2025-26 में, ठीक है, 25-26 में इस योजना से तकरीबन 12 लाख बालिकाओं को बेनिफिट हुआ है। 12 लाख बेनिफिट हुआ है। और इसी बेनिफिट की जो एक बेनिफिट का मतलब जो एक आउटपुट आ रहा है इस तरीके की इंपॉर्टेंट जो ये स्कीम है, इसको देखते हुए गुजरात सरकार ने 1250 करोड़ रुपए फिर से आवंटित कर दिए हैं कि भैया 1250 करोड़ रुपए और हमारी बालिकाओं को दिए जाने चाहिए ताकि उनकी शिक्षा पूरी हो सके। गुजरात सरकार ने 25-26 के लिए नमो लक्ष्मी योजना के तहत 12 लाख से अधिक कक्षा 9 से 12वीं की लड़कियों को लाभ पहुंचाने के लिए 1250 करोड़ रुपए मंजूर किए, जिससे वित्तीय सहायता मजबूत होगी और स्कूल छोड़ने की दर कम होगी। यानी कि स्कूल क्यों छोड़ेंगे भाई साहब, अगर हमें अच्छी शिक्षा मिल रही है, और वो भी बिना किसी बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए, क्योंकि कुछ पैसा तो भाई लगता ही है, बाकी तो सरकार ही आप लोगों को दे रही है। चलिए, बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ गणतंत्र दिवस का समारोह समाप्त हुआ। सबसे पहले देखते हैं कि बीटिंग रिट्रीट समारोह क्या है। तो दोस्तों, 26 जनवरी को जो हम एंड करते हैं, यानी कि 26 जनवरी का जो गणतंत्र दिवस का समारोह होता है ना, गणतंत्र दिवस समारोह, ध्यान से सुनना, गणतंत्र दिवस समारोह, ठीक है बच्चों, दिवस समारोह जो होता है उसका जो हम लोग देखते हैं समापन डे, ठीक है, समारोह का समापन डे, समापन जो होता है उस दिन को हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब? समापन दिन होता है ना, समापन दिवस होता है, उस दिन को हम लोग क्या बोलते हैं? बीटिंग द रिट्रीट डे। ठीक है, बीटिंग द रिट्रीट डे यानी कि बीटिंग रिट्रीट समारोह। अब किस दिन आयोजित किया जाता है ये? याद रखिएगा, पहले गणतंत्र दिवस हमारा 26 जनवरी को ही खत्म हो जाता था, लेकिन 2022 के बाद बोला गया कि 4 दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। और किस किस दिन? जो 23 जनवरी से लेकर के 29 जनवरी तक गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। 29 जनवरी तक गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। तो आप देखोगे कि इस 23 जनवरी से लेकर 29 जनवरी के बीच में 4 दिन मनाया जाएगा, जिसमें कि 23 जनवरी जो कि पराक्रम दिवस आता है, तो ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। और 26 जनवरी तो आपको पता ही है, गणतंत्र दिवस जिस दिन लागू हुआ था। उसके बाद आप देखोगे 27 और 28, 2 दिन को हम एक ही दिन कैलकुलेट करते हैं, चौथा दिन। और जो तीसरा दिन और जो चौथा दिन आता है आपका 29 जनवरी, तो 29 जनवरी को हम लोगों ने क्या किया? इसका समापन कर दिया है। तो कल ही इसका पूरा समापन हुआ है और राष्ट्रपति जी ने आधिकारिक रूप से ऑफिशियली हमारी गणतंत्र दिवस को क्लोज किया है। तो 29 जनवरी को विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह ने शाम के समय में गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन किया, जिसमें जिसमें अबाइड विद मी एक अंग्रेजी सॉन्ग है, ये प्ले किया जाता था। यानी कि जब समापन होता था ना, तो ये प्ले किया जाता था 2000 जो आपका 26 जनवरी के दिन, और ये गांधी जी का फेवरेट सॉन्ग था, इसलिए प्ले किया जाता था। तो अंग्रेजी सॉन्ग है भाई, लेकिन 2021 में ये डिसाइड किया गया कि नहीं, कोई अंग्रेजी सॉन्ग नहीं बजेगा, हमारा प्यारा भारत का हिंदी सॉन्ग बजेगा, जिसको हम लोग कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा।
ये सॉन्ग बजाया जाता है 2022 के बाद, और 2021 तक ये सॉन्ग बजा है अबाइड विद मी, जो कि गांधी जी का फेवरेट सॉन्ग हुआ करता था। तो आप लोग देखोगे बच्चों की एक इंपॉर्टेंट दिन है जो काफी बच्चों को नहीं पता, लेकिन सभी हिंदुस्तानियों को पता होना चाहिए कि बीटिंग रिट्रीट समारोह जो हमारा 4 दिन चलता है और आखिरी दिन को हम लोग बीटिंग रिट्रीट समारोह कहते हैं। तो 29 जनवरी को हम लोगों ने समापन किया हमारे गणतंत्र दिवस का। ठीक है बच्चों, चलिए, और राष्ट्रपति जी के द्वारा यह समापन किया जाता है। UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI ने लॉन्च किया है आधार एप्लीकेशन। आधार, याद रखना इसका नाम ही आधार एप्लीकेशन है। क्या नाम है इसका? आधार एप्लीकेशन है। क्लियर बच्चों, आधार एप्लीकेशन इसका नाम है। ठीक है, तो अभी आप देखोगे UIDAI ने रिप्लेस कर दिया है पुराना एक एम आधार एप्लीकेशन था। क्या? एक एम आधार एप्लीकेशन था। ऐसा नहीं था कि आधार कार्ड के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं था। एम आधार एप्लीकेशन पुराना वाला था जिसपे हम लोग आधार कार्ड अपलोड करते थे, आधार कार्ड की जो भी परेशानियां थी वो दूर करने की कोशिश करते थे, आधार कार्ड से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमको मिल जाती थी। लेकिन एम आधार कार्ड को रिप्लेस करने के लिए आधार एप्लीकेशन लाया जा रहा है। आधार एप्लीकेशन लाया जा रहा है। ये ज्यादा फीचर्स वाला होगा, ये बहुत ज्यादा फीचर्स होंगे। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड किया गया है, इसमें क्लैरिटी बहुत ज्यादा इंक्लूड किया गया है, इसमें जो कंटेंट है बहुत ब्रॉड लेवल में दिया जा रहा है। तो यूं कह लीजिए कि एम आधार को अपग्रेड किया जा रहा है, या फिर यूं कह लीजिए कि एम आधार एप्लीकेशन को रिप्लेस करके क्या लेकर के आया जा रहा है? आधार एप्लीकेशन लेकर के आया जा रहा है। अब देखिए, एम आधार में ऐसी क्या चीजें नहीं थी जो आधार में आप लोगों को मिलेंगी, है ना? एम आधार में प्राइवेसी नहीं हुआ करती थी, यानी कि एम आधार में जो काफी लोग एक्सेस पा सकते थे, एम आधार में प्राइवेसी बहुत ही कम हुआ करती थी, सिक्योरिटी, डेटा की सिक्योरिटी बहुत ही कम हुआ करती थी। अभी इसलिए एक स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन की जरूरत थी जो कि हमारे लोगों की, जो हमारे जो जनता है, नागरिक है, उनकी जो प्रिवेसी को मेंटेन करके रख सके, उनकी प्रिवेसी यानी कि डेटा को सुरक्षित करके रख सके, इसीलिए हम लोगों ने आधार एप्लीकेशन लॉन्च किया है। याद रखना, क्लियर पॉइंट बच्चों, याद। अब इसमें क्या क्या फैसिलिटीज आपको दिखाई देंगी? एक तो ये प्रिवेसी पे फोकस्ड होगा, यानी कि प्रिवेसी बहुत ज्यादा देगा हमें। दूसरा, आप लोग देखोगे ऐप टू ऐप वेरिफिकेशन, यानी कि अगर मुझे किसी को अपना आधार कार्ड दिखाना है तो मुझे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिजिकली, ये देखो सर आधार कार्ड, नहीं। अगर मान लो मैं किसी डिपार्टमेंट में गया, उसने अपने एप्लीकेशन खोला और मैंने अपना एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन मैं उसको शेयर कर दूंगा अपना आधार कार्ड, तो वो वेरिफिकेशन हो जाएगा कि हाँ भैया ये बंदा सही है। आधार कार्ड वेरिफिकेशन होता है ना, तो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरिफिकेशन इजीली किया जा सकता है। ठीक है, शो एंड शेयर, शो एंड शेयर का मतलब क्या होता है? हम आधार कार्ड को ना पहले यूं दिखाते थे, अभी क्या होता, आपका एप्लीकेशन खोलोगे और कहीं पर भी डिपार्टमेंट में जाओगे, आधार कार्ड दिखा दोगे, फोन में आधार कार्ड दिखा दोगे, आपकी वो मान्यता प्राप्त हो जाएगी, हाँ भैया इसके पास आधार कार्ड है। तो ये बहुत सारी एप्लीकेशन में फैसिलिटीज दी जा रही है। और याद रखना, डिजिटल एक्रेडेंशियल, यानी कि जो आपका आधार कार्ड नंबर होगा ना, वो छुपा रहेगा, वो नहीं दिखेगा। आप दिखाओगे ना ऐसे इस एप्लीकेशन से, तो आधार कार्ड नंबर नहीं दिखेगा, बाकी सारी डिटेल्स आपके दिखाई दे देंगी। यानी कि जो आधार एप्लीकेशन है काफी ज्यादा प्राइवेट सपोर्ट कर रहा है, काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी आपको देखने के लिए मिलेगी, काफी ज्यादा एडवांस टूल्स आपको यहां पे देखने के लिए मिलेंगे। तो UIDAI ने लॉन्च किया है नया आधार एप्लीकेशन, और इसने एम आधार एप्लीकेशन को रिप्लेस कर दिया है। अहमदाबाद पुलिस ने आधार से जुड़े पथिक को अपनाया। अभी देखिए, पथिक एक और एप्लीकेशन है जिसको अहमदाबाद ने अपना लिया है। अब देखिए पॉइंट क्या है, हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे? ठीक है, यहाँ पे देखिए आधार कार्ड दिखाई दे रहा, आधार एप्लीकेशन, तो अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा? अहमदाबाद। ठीक है बच्चों, अहमदाबाद, अहमदाबाद क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अभी अहमदाबाद जो पुलिस है वो क्या कर रही है? एक एप्लीकेशन के साथ साठ घाट कर रही है, यानी कि यूं कह लीजिए कि एक एग्रीमेंट कर रही है ना। और उस एप्लीकेशन में हम लोग एक तो आधार कार्ड देखेंगे, आधार एप्लीकेशन, ठीक है, आधार। और आप दूसरा देखोगे यहाँ पे बच्चों कि पथिक एप्लीकेशन, ठीक है, कौन सा? आधार प्लस पथिक एप्लीकेशन। और ये पथिक एप्लीकेशन क्या है, ध्यान से सुनिएगा, पथिक एप्लीकेशन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है बच्चों, तो अहमदाबाद पुलिस ने आधार प्लस पथिक, पथिक एक ऐसा एप्लीकेशन है जो पूरे शहर में जितने भी होटल्स होंगे ना, जितने भी यात्री आएंगे ना, उन सबका डिटेल रखेगा, उन सब का डिटेल। जैसे कि मान लीजिए अहमदाबाद में 150 होटल्स हैं, और मैं अहमदाबाद में गया, तो मैंने अपना डिटेल उसको दे दिया, तो मेरी डिटेल इस पथिक एप्लीकेशन में स्टोर हो जाएगी। फिर मैं कभी भी जाऊंगा तो पथिक एप्लीकेशन में मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम मैं बोल दूंगा हाँ भाई ये मेरी आईडी है, पथिक एप्लीकेशन में देख लो, मिल जाएगी। समझे आप? यानी कि जो भी टूरिस्ट जाएंगे, होटल में ठहरेंगे, उन सबका डेटा यहां पे रहेगा। अब ये
क्राइम करने वाले जो बाहर शहर से आते हैं तो कभी ना कभी किसी ना किसी होटल में ठहरते ही हैं, किसी ना किसी होटल में ही ठहरेंगे अगर क्राइम करने वाला आता है तो मैक्सिमम टाइम। तो उन सबकी आईडी यहाँ पे पथिक एप्लीकेशन में स्टोर हो जाएगी, और वो दोबारा अगर जाता है गलत आईडी से एंट्री करता है या फिर कुछ ऐसा गलत नाम बताता है तो साफ इस एप्लीकेशन में पकड़ा जाएगा वो। और ये एप्लीकेशन जो अहमदाबाद के सभी होटलों में रहेगी, यानी कि ऐसा नहीं कि आज इस होटल में है कल उस होटल में है तो पकड़ा नहीं जाएगा, नहीं, सेम एप्लीकेशन वहां पर भी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो अपडेट होगा उस एप्लीकेशन उस होटल में भी अपडेट हो जाएगा। तो ये अहमदाबाद पुलिस ने अभी क्या किया है, पथिक एप्लीकेशन और आधार एप्लीकेशन का जुड़ा, देखिए पहले तो आधार एप्लीकेशन और पथिक एप्लीकेशन ने एक दूसरे के साथ क्या किया है, एग्रीमेंट साइन किया है, दोनों एक दूसरे से काम करेंगे। यानी आधार कार्ड को एक आइडेंटिटी के रूप में पथिक एप्लीकेशन अपनाएगा और अहमदाबाद पुलिस इन दोनों के साथ जुड़ेगी, ताकि अब पुलिस है भैया, कोई क्राइम व्राइम करेगा तो इजिली डेटा सबसे ज्यादा कहां पे मिलेगा, पथिक एप्लीकेशन पे मिलेगा। इसलिए अहमदाबाद पुलिस ने यहाँ पे क्या किया है, एक एग्रीमेंट किया है और इन दोनों के साथ। तो अहमदाबाद पुलिस ने आधार संबंध पथिक सिस्टम अपनाया, यानी कि पथिक ने पहले आधार अपनाया था तो पथिक आधार दोनों को अहमदाबाद पुलिस ने अपनाया है, ठीक है, जिससे होटलों में सुरक्षित और कागज रहित अतिथि सत्यापन संभव हुआ, यानी कि वेरिफिकेशन हो जाएगा अगर कोई बंदा जाता है होटल में और गलत गलत आइडेंटिटी दिखाता है तो। और गैर आधार या नकली आईडी को चिन्हित किया जा सका और पुलिस को राज्यव्यापी राज्यव्यापी आगंतुकों का प्रभावी ढंग से पता लगाने में, ट्रैक करने में मदद मिलेगी। यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है किसी बाहर से और ऐसा कोई क्राइम वगैरह करने की कोशिश करता है तो साफ तौर पे देखोगे कि ये वेरिफिकेशन इजीली पॉसिबल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आने वाले सभी यात्रियों की जो कि होटल में ठहर रहे हैं डेटा आप लोगों को दिखाई देगा। क्लियर पॉइंट? तो याद रखना, पथिक एप्लीकेशन, आधार एप्लीकेशन और अहमदाबाद पुलिस। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक इंप्रूवमेंट नीति आयोग संपूर्णता अभियान। नीति आयोग ने एक संपूर्णता अभियान शुरू किया है, संपूर्णता अभियान शुरू किया है और संपूर्णता अभियान का 2.0 वर्जन है, ध्यान से सुनेगा। और अब ये क्यों किया गया है, और ये एक और बात, ये 2.0 का मतलब क्या है, ये सेकंड वर्जन है, फर्स्ट वाला वर्जन जुलाई 2024 में आ चुका था, जुलाई 2024 में आ चुका था, याद रखिएगा। तो नीति आयोग ने लॉन्च किया संपूर्ण अभियान 2.0, और किस लिए किया, टू इंप्रूव एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का मतलब क्या होता है, वो डिस्ट्रिक्ट जो काफी ज्यादा पिछड़े हुए हैं और जरूरत है उन्हें इंप्रूव करने की। तो आप देखोगे कितने 112 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 112 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और ब्लॉक्स कितने हैं, 513 ऐसे ब्लॉक्स हैं जिनको इंप्रूव करने के लिए, इनको इंप्रूव करने के लिए संपूर्ण अभियान 2.0 वर्जन चलाया गया है। क्लियर पॉइंट, याद रखना। कितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो 112। कितने एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं, तो 513। इन सभी को इंप्रूव करने के लिए यहां पर क्या लॉन्च किया गया है, संपूर्ण अभियान 2.0 वर्जन लॉन्च किया गया है। अभी आप यहां पे देखोगे 5 KPI यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखोगे 5, और किस में देखोगे, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, और 6 केपीआईज देखोगे ब्लॉक्स लेवल पे। केपीआईज का मतलब क्या होता है, इंडिकेटर, जैसे शिक्षा हो गया, सफाई होगी और एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। इस तरीके से 5 इंडिकेटर्स पे हम लोग जज करते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल है या कौन सा डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल नहीं है, और 6 इंडिकेटर्स है ब्लॉक्स में। तो हम हर एक इंडिकेटर में बहुत बढ़िया परफॉर्म करें, एजुकेशन में बहुत बढ़िया परफॉर्म करें, सफाई में बहुत बढ़िया परफॉर्म करें, आगे हम लोग देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बढ़िया परफॉर्म करें, है ना। तो ये 5 केपीआई की परफॉर्मेंस इंडेक्सेस दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, और आप देखोगे ब्लॉक 513। क्लियर पॉइंट। और इन्हीं को इंप्रूव करने के लिए नीति आयोग ने शुरू किया है संपूर्ण अभियान 2.0 वर्जन। सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए अभी आप लोग देखोगे 5th बटालियन बिहार रेजिमेंट मार्क 64th रेजिंग डे। अभी देखिए यहाँ पे आप देखोगे कि एक रेजिंग डे का मतलब क्या होता है, ठीक है बच्चों, रेजिंग डे का मतलब क्या होता है, यानी कि जिस दिन बटालियन बनाई गई थी। क्लियर पॉइंट बच्चों, जिस दिन बटालियन, रेस का मतलब क्या होता है, रेस का मतलब किसी चीज को खड़ा करना, बनाना, है ना। तो रेजिंग डे आप लोग देखोगे, रेजिंग डे किसी भी बटालियन का जो फॉर्मेशन होता है उस दिन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिन डे कहते हैं। ठीक है बच्चों, उस दिन को हम लोग क्या कहते हैं, तो रेजिन डे के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी एक बटालियन है, 5th बटालियन, और ये कहां की है, तो बिहार की बटालियन है। 5th बटालियन कहां की है, बिहार रेजिमेंट की बटालियन है, याद रखना। इसने अपना रेजिन डे मनाया, 64th रेजिन डे मनाया, और कहां पे मनाया, दानापुर मनाया। दानापुर पटना से ही सटा हुआ एक कस्बा है। अब
भाई बहुत सारे ऐसे बटालियंस हैं जो कि रेजिंग डे सेलिब्रेट करते हैं, कोई ना कोई इवेंट सेलिब्रेट करते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, न्यूज में क्यों पढ़ रहे हैं, याद रखना। तो बिहार रेजिमेंट की 5वीं बटालियन 5th बटालियन ने दानापुर में अपनी 64वीं स्थापना दिवस मनाई, जिसमें ऑपरेशन मेघदूत, रक्षक, कैक्टस, लिली, सनफ्लावर, ऑर्किड और स्नो लेपर्ड में सेवा को उजागर किया है। अब समझ में आया क्यों मनाया जा रहा है। इतनी बेहतरीन, जो पूरे भारत में जानी जाती है ये बटालियन, ये रेजिमेंट जो कि बिहार रेजिमेंट है, इतने सारे ऑपरेशन इसने कर रखे हैं। साफ तौर पे आप देख सकते हो, मेघदूत ऑपरेशन, रक्षक, कैक्टस लिली, सनफ्लावर, ऑर्किड, स्नो लेपर्ड, ये सारे के सारे ऑपरेशन किए हैं इस बटालियन ने, इस रेजिमेंट ने। तो इस वजह से काफी ज्यादा न्यूज में है। होता है ना कि कोई ऐसी जो बटालियन है कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे तो हमेशा न्यूज में रहती है, उसका रेजिंग डे भी एक न्यूज बन जाता है। तो ये वैसे ही आप लोग देखोगे 5th बटालियन बिहार रेजिमेंट जो कि दानापुर में इसने अपना रेजिंग डे सेलिब्रेट किया। चलिए, लेह लेह सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर इनॉग्रेटेड एट एयरफोर्स स्टेशन। अभी देखिए, लेह का जो एयरफोर्स स्टेशन है, एयरफोर्स स्टेशन है, यहाँ पे कोई प्राइवेट एयरपोर्ट तो बन नहीं सकता, एयरफोर्स स्टेशन है, यहाँ पे कोई प्राइवेट, किसी भी तरीके का प्राइवेट एयरपोर्ट तो बनाया नहीं जा सकता भाई। अब जब प्राइवेट एयरपोर्ट नहीं बनाया जा सकता तो एयरफोर्स के साथ ही मिल करके एयरफोर्स स्टेशन पर ही जो हम लोग क्या करते हैं, प्राइवेट जेट्स को भी उतारते हैं, यानी प्राइवेट जो प्लेन्स हैं वो और एयरफोर्स स्टेशन दोनों एक साथ ही होते हैं। यानी कि जो सिविलियंस हैं वो जो यात्री करते हैं वो भी एयरफोर्स स्टेशन पर ही उनकी भी प्लेन उतरेगी, प्लेन उनकी भी यहीं से जाएगी। और एयरफोर्स की जो जेट्स हैं, एयरफोर्स के जो प्लेन है, एयरफोर्स के जो फाइटर्स हैं, वो भी इसी रनवे पे उतरते हैं, याद रखना। तो जो नागरिक उड्डयन यानी सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, कहां पे इनोग्रेट किया, कहां पे उसका उद्घाटन किया गया, तो एयरफोर्स स्टेशन में, यानी कि लेह का जो एयरफोर्स स्टेशन है, अब वहां पे प्राइवेट जो हवाई जहाज है वो भी उतरा करेंगे। क्लियर पॉइंट। अब देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी कविंदर गुप्ता जी विद एयर मार्शल जे एस मान ने इनोग्रेट किया, उद्घाटन किया। और डुअल यूज सिविल एविएशन प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, एयरफोर्स स्टेशन एयरफोर्स स्टेशन के साथ ही कनेक्टिविटी को बहुत ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप देखोगे कि ये कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए आप देखोगे कि दोनों को एक साथ पर लेकर के आया जा रहा है। अभी देखोगे डिजास्टर रिस्पांस, लद्दाख का जो डेवलपमेंट है, सब कुछ आपको इस एयरफोर्स स्टेशन पर दिखाई देगा। क्योंकि देखिए, एयरपोर्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आने जाने में, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में, है ना। तो आप देखोगे कि यहां अब आम नागरिक भी एयरफोर्स स्टेशन पे प्लेन से जा सकता है, आ सकता है। ये पूरी की पूरी प्रबंध यहां पर किया गया है। तो एलजी कविंदर गुप्ता ने एयर मार्शल जे एस मान के साथ मिलकर एयरफोर्स स्टेशन लेह में एक डुअल यूज सिविल एविएशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन यानी कि शुभारंभ किया है, जिससे कनेक्टिविटी, पर्यटन, आपदा प्रतिक्रिया और लद्दाख के विकास को बढ़ावा मिलेगा। क्लियर बच्चों। तो आप यहां पे देखोगे कि एक इंपॉर्टेंट न्यूज उभर कर सामने आई है। मध्य प्रदेश ने डिक्लेयर किया है 2026 को एज अ ईयर ऑफ एग्रीकल्चर का ईयर के रूप में घोषित किया गया है 2026 को। भोपाल में गवर्नर है मंगू भाई पटेल ने, एमपी के, मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं मंगू भाई पटेल जी ने भोपाल में अनाउंस किया है 2026 को एज ईयर ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि अब 2026 में किसानों को बहुत अच्छे लोन मिलने लग जाएंगे, किसानों की यहाँ पे सहायता की जाएगी, जो मवेशी हैं मवेशियों को भी बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार जो भी योजनाएं, स्कीम निकालेगी ज्यादातर किसानों और मवेशियों के लिए निकालेगी, यानी कि पूरा साल एग्रीकल्चर के लिए काम किया जाएगा और पूरा साल खेती बाड़ी के लिए काम किया जाएगा। पूरा साल देखोगे कि जो एनिमल हस्बेंड्री, जो कि हम लोग डेयरी वगैरह खोलते हैं, उसके लिए काम किया जाएगा। अब देखोगे कि मध्य प्रदेश सरकार एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा काम कर रही है, क्योंकि हमने देखा है 2002-3 का जो बजट था ना, उसमें 600 करोड़ बजट था एग्रीकल्चर के लिए, और ये बढ़कर 27,000 करोड़ हो चुका है 2024-25 में। इसका मतलब ये है कि भाई साहब, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार से बात नहीं कर रही है, एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने की कोशिश भी कर रही है। 259 ई इलेक्ट्रॉनिक मंडीज भी आप लोगों को दिखाई देंगी। मिल्क कैपिटल गोल है, यानी कि
एमपी को भारत का मिल्क कैपिटल घोषित करना, ये लक्ष्य रखा है मध्य प्रदेश सरकार ने। इसी वजह से 2026 को एग्रीकल्चर के रूप में, एग्रीकल्चर ईयर के रूप में यहां पे घोषित की जा रही है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और नोट्स जरूर बनाए होंगे, क्योंकि इसी तरीके से और भी बेहतरीन लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।